So can we solve this problem of scarcity on the temporary basis? Yes, we can solve this problem on the temporary basis. और कैसे temporary basis पे हम इस problem को solve कर सकते हैं? By creating or making choices. Simple. We can solve this problem of scarcity on the temporary basis by creating and by making choices. ये होता है हमारे पास solution to the basic economic problem that is known as scarcity. अब सर choices क्या हैं, किस तरीके से हम इसको solve करते हैं, आज एग्जाम्पल लेते हैं. Let's take an example. हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक बंदा है, उसका नाम है सोनू. ही इज़ अ गुड किड. ठीक है. अब इस चीज़ को सोनू, मोनू, शोनू, ये सारे के सारे वो लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, जो कि थ्रू आउट द ईयर आपको बिजनेस के अंदर हमारे पास नजर आएंगे. अब ये जो सोनू है हमारे पास, ही इज़ अ गुड किड. उसका 19 ऑफ अगस्त को पाकिस्तान स्टडी इस्लामियात उर्दू का अच्छा रिजल्ट आता है, और उसके फादर एज अ गिफ्ट उसे $1000 देते हैं टू स्पेंड. अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्या $1000 लिमिटेड है? यस, लिमिटेड है, क्योंकि $1000 है, एक क्वांटिटी, एक नंबर सेट हो गया है कि 1000 है सिर्फ. इफ ही स्पेंड्स दिस दीज $1000, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? खत्म. तो नाउ सोनू हैज टू ऑप्शन. एक ऑप्शन तो उसके पास ये दैट ही कैन बाय एन आईफोन, एंड द सेकंड ऑप्शन इज दैट ही कैन बाय अ PS4 और PS5, वॉट एवर द गेमिंग कंसोल इज. ही हैज टू ऑप्शंस. अब मुझे एक बात बताओ, इसकी दो ऑप्शंस हैं, इसकी दो वांट्स हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो $1000. कैन ही बाय दीज टू थिंग्स एट द सेम टाइम? नो. तो टेम्पररी बेसिस पे इसे चूज करना पड़ेगा कि अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ही डिसाइड्स टू बाय अ PS4 और 5, ये अगर अभी बाय कर लेता है तो ये उसकी क्या बन जाएगी? चॉइस. क्योंकि इसने इस चीज को क्या करा है? चूज किया है. और अब आईफोन इसे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा और इसको फॉरगो करना पड़ेगा, तो इट इज गोइंग टू बिकम एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो आपके पास जब लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और आपके पास यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी बाय मेकिंग अ चॉइस. तो अगर फॉर एग्जांपल इन दिस केस सोनू हैज़ मेड अ डिसीजन टू चूज PS4 और PS5, तो उसके $1000 वहाँ पे स्पेंड हो जाएंगे. अब इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब इससे अगर फॉर एग्जांपल दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वो नहीं खरीद सकता. तो अब जो चीज़ वो फॉरगो कर रहा है, जो चीज़ वो चूज़ नहीं कर रहा, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? या एग्जाम ने हमसे पूछ लेता है पेपर के अंदर कि यू हैव टू डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 मार्क्स के अंदर. तो अब यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, बच्चा ये करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐसे डिफाइन करता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. इस तरीके से वो बच्चा डिफाइन करता है, जबकि इट इज़ नॉट अ राइट वे और इट इज़ नॉट द फुल डेफिनेशन. इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी दोबारा इस चीज़ को री कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वेन एवर द एग्जामिनर डिमांड्स यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन, तो यू मस्ट शो योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, दैट इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. आपको हाई क्वालिटी डेफिनेशन लिखनी होती है. तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द real cost of choosing one thing over another, that is the next best alternative foregone. अब ये एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी साउंड डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बता रही है कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग ओवर अनदर, दैट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ऑल. अब यहाँ पे हम जरा टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं कि सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट या व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रियल कॉस्ट. व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ऑल. अब आ जाए यहाँ पे जरा एग्जाम्पल को लेते हैं. ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है हमारे पास सोनू वाली, इस एग्जाम्पल के अंदर हो क्या रहा है? इस एग्जाम्पल के अंदर सोनू हैज़ $1000.
and he has two options, iPhone and PS4. If we choose PS4 or PS5, तो iPhone is going to become an opportunity cost because of the problem of scarcity. आप अपनी सारी wants को limited resources के साथ fulfill नहीं कर सकते। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है रियल कॉस्ट का, ये रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये दोनों जो ऑप्शन है आईफोन और PS4, इनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी वो सेम है, दोनों की वैल्यू, दोनों की प्राइस $1000 है। So whenever the concept of scarcity and opportunity cost applies, whenever you are considering two options or the two choices, they must be of same financial value. तो ये जो रियल कॉस्ट है उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से बात की जा रही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही सोनू है, अगर ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मैंने PS4 और PS5 खरीद लिया $1000 का, अदरवाइज आई वुड बी बाइंग अ कार, तो क्या $1000 के अंदर गाड़ी मिल जाती है? नहीं मिलती ऑब्वियसली। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो कंसिडर किए जा रहे हैं वो मिसमैच है, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू सेम नहीं है। तो वेन एवर यू आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू नीड टू कंसिडर कि दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे पास सेम फाइनेंशियल वैल्यू के होने चाहिए। सेकंड चीज हमारे पास है दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब दी नेक्स्ट बेस्ट का मतलब क्या है कि जो चीज आप चूज करते हो अपने लिए वो क्या होती है? दी बेस्ट होती है। और जो चीज आप फॉरगो कर रहे होते हो वो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोनू ने PS4 और PS5 चूज किया है, तो वो इसके हिसाब से बेस्ट है, उसके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, वो उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, या उसकी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस $1000 स्पेंड करने की इसके ऊपर है। आईफ़ोन उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब सर क्या दूसरा बंदा अगर सोनी की जगह कोई एक्स या वाई होगा, वो भी यही ऑप्शन को चूज़ करेगा? नो, ज़रूरी नहीं है। सबकी प्रेफ़रेंसेस डिफरेंट होती हैं, सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज़। ज़रा सोचो ना हमारे पास कि टोयोटा भी गाड़ियाँ बना रहा है, होंडा भी गाड़ियाँ बना रहा है, किया भी गाड़ियाँ बना रहा है, हुंडई भी गाड़ियाँ बना रहा है, देन वी हैव मर्सिडीज़, ऑडी एंड एज़ वेल। सो दीज आर द मल्टीपल बिजनेसेस दैट आर ऑपरेटिंग। तो सब कस्टमर्स की चॉइसेस डिफरेंट होती है, सबकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, सबकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है, कोई चीज़ किसी की फेवरेट होती है। तो इसके हिसाब से वी हैव नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वी हैव वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये भी चीज़ आपको समझा रहा होता है कि सबके लिए सेम चॉइसेस नहीं होती। अगर मैं किसी और को $1000 दूँ तो शायद उसमें से कोई बंदा एक्स चूज़ करे, कोई वाई चूज़ करे, कोई ए चूज़ करे, कोई बी चूज़ करे। तो दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरीज। तो यहाँ पे दी नेक्स्ट बेस्ट का कॉन्सेप्ट अगेन यह क्या होता है कि जो चीज़ आप अपने लिए चूज करते हैं वो दी बेस्ट होती है, और जो चीज़ आप अपने फॉरगो कर रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैं अवेल कर सकता था, लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम अ कॉस्ट, मैंने उसे फॉरगो कर दिया। तो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द स्कार्सिटी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर वी नो कि अगर फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो वी हैव द हाई क्वालिटी डेफिनेशन। क्या हमें एग्जांपल लिखनी होगी? यस। In order to show or in order to illustrate that you know and you have a complete understanding and the concept, आप उसके अंदर एग्जाम्पल लिख दें। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अक्सर क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स लिखी जाती हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई फॉर्मूला हो है, तो वो फॉर्मूला आप मेंशन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन है एक टॉपिक हमारे पास, उसके अंदर कैलकुलेशन है, तो बच्चे डिफाइन करने के बाद, और यूजुअली इट इज़ सजेस्टेड कि डिफाइन करने के बाद आप फॉर्मूला लिख दें। और अगर इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है तो आप उसके अंदर कोई एग्जाम्पल ले लें इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ हाई क्वालिटी डेफिनेशन। We are done with the scarcity, we are done with the factors of production, we are done with the needs and wants, and we are done with the concept of opportunity cost कि opportunity cost है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास opportunity cost से related ही हमारे पास linked एक concept है that is known as opportunity cost varies with economic agents। अब कब कब ये जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं एंड हाउ इट वेरीज विद देम। क्या गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोड्यूसर सेम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चॉइसेस करता है? क्या एक इंडिविजुअल, आप और मेरे जैसा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए चॉइसेस करता है? नो।
यहाँ पे इस सब स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि सर इकोनॉमिक एजेंट्स कौन है, और सर वेरीज का मतलब क्या होता है। वेरी का मतलब होता है हमारे पास कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो कभी भी कांस्टेंट नहीं है और वो चेंज होती रहती है। अब सर चेंज क्या है? वेदर चेंज होता रहता है, वेरिएबल है। सुबह सर्दी लगती है, शाम में गर्मी हो रही है, वेदर वेरी कर रहा है, चेंज होता है। क्या प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट नहीं, फिक्स तो नहीं होती, चेंज आते रहता है प्राइसेस में। तो इसी तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इकोनॉमिक एजेंट टू इकोनॉमिक एजेंट चेंज करती है। अब सवाल ये है कि सर इकोनॉमिक एजेंट कौन है? इकोनॉमिक एजेंट वो सारे लोग हैं जो कि इकोनॉमी को या तो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या तो ये वो सारे लोग हैं जिनके बगैर इकोनॉमी ऑपरेट कर ही नहीं सकती। We need to understand कि if there are no economic agents in an economy, so the economic system cannot operate. तो सर कौन लोग हैं जो कि इकोनॉमी को रन कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी। अब सर ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? वो सारे लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, एंड दे ओन द बिजनेसेस एंड दे आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन एंड प्रोविजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर लेट सपोज देयर इज नो प्रोड्यूसर, तो आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल बीइंग अ टीचर, मैं अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स की एक नीड एजुकेशन की या जो वांट है एजुकेशन की वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन खाना भी है, कपड़े भी हैं, दूसरे जो सारे हैं उसके लिए मुझे दूसरे प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आई नीड टू विजिट द मार्केट इन ऑर्डर टू गेट द क्लोथ्स, इन ऑर्डर टू गेट द फूड। तो इसी तरीके से इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि देयर आर वेराइटी एंड ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट द डिमांड, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द मार्केट एंड द कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। तो अगर कोई प्रोड्यूसर नहीं होगा तो कंज्यूमर की नीड कैसे पूरी होंगी, कंज्यूमर की डिमांड एंड वांट कैसे सेटिस्फाई होगी? सेकेंड हमारे पास जो ग्रुप है, दैट इज द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। अब सर कंज्यूमर कौन होते हैं? वो सारे लोग, आप और मैं। राइट नाउ यू आर द कंज्यूमर एंड आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम प्रोवाइडिंग एन एजुकेशनल सर्विस एंड यू आर द कंज्यूमर दैट यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो अगर लेट सपोज इकोनॉमी में सोचो कोई कंज्यूमर ही नहीं है, तो जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगी। हाउ द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू अर्न द प्रॉफिट? तो कंज्यूमर अगर नहीं होगा तो इकॉनमी है ही नहीं। कंज्यूमर के बगैर कंट्री या कोई पर्टिकुलर लिविंग जो प्लेस है वहाँ पे कंज्यूमर होगा ही होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मार्केट लोग हैं और वो कोई ना कोई कोई भी चीज़ कंज्यूम ना कर रहे हैं। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो थर्ड हमारे पास इकोनॉमिक एजेंट का ग्रुप है, दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट। लेट्स सपोज, लेट्स इमेजिन अ पर्टिकुलर कंट्री और एन इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट। Who is going to implement the laws? Who is going to set the legal boundaries? Who is going to design the policies for the producer consumer? Who is going to decide that this particular activity is legal and this particular activity is illegal? Who is going to provide these roads, electricity, gas, water, street lights? So without government, a particular country or an economy cannot operate. तो इसका मतलब क्या है कि ये तीन डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं जो मिल के इकोनॉमिक सिस्टम को रन करते हैं, एंड दे आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव और सिंपली द एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सब प्रोड्यूसर कब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करता है, चॉइसेस को कंसिडर करता है? कंज्यूमर कब चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करता है? एंड व्हेन द गवर्नमेंट कंसिडर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द चॉइसेस। तो आ जाए ज़रा समझते हैं। प्रोड्यूसर का जो मेन रोल इन इकोनॉमी है, दैट इज प्रोडक्शन of goods and services. प्रोड्यूसर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, बैंकिंग है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल, वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी। अब जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है, सो हाउ द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वी हैव स्टडीड। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा। क्या मैं कह सकता हूं कि दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड? यस। और रिसोर्सेज ये जो हैं, क्या ये लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड हैं? लिमिटेड है सर। और जब ये लिमिटेड हैं तो इसका मतलब क्या है कि द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू मेक अ चॉइस। लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल हमारे पास, कि एक प्रोड्यूसर है हमारे पास एक्स, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हैज अ पीस ऑफ लैंड।
एज अ रिसोर्स, उसके पास एक ज़मीन है। अब उसके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये, दैट दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कैन कंस्ट्रक्ट अ होटल ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड, एक बहुत बड़ा होटल बना दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक लार्ज स्केल पे कोई भी ए लेवल्स कॉलेज है या कुछ भी पर्टिकुलर एजुकेशनल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दे। क्या एक ही पीस ऑफ लैंड पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं? नो। तो यहाँ पे उसे अब चूज़ करना पड़ेगा, उसे एलोकेट करना पड़ेगा, क्या वो होटल चूज़ करे या फिर वो कॉलेज चूज़ करे। उसको यहाँ पे चॉइस करनी पड़ेगी। अब लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर चूज टू कंस्ट्रक्ट अ होटल। अब उस ज़मीन पे उसने डिसाइड किया है कि वो होटल बना रहा है, तो सिंपली उसे कॉलेज का आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गई उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि होटल उसने यहाँ पे क्या कर लिया है? चूज। So this is how producer considers the opportunity cost. अब we have an example. जब हमारे पास कोविड आया था तो जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, दे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड दे एलोकेट एंड दे शिफ्टेड their resources in the production of mask, in the production of sanitizer, in the production of covid vaccines, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड क्या हो गई थी हमारे पास ज़्यादा। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत क्लियरली ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर कंसिडर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब वो रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड कर रहा होता है या फिर वो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयड कर रहा होता है, और सिंपली ही इज़ मेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास ऑप्शन है कि वो नॉर्मल फ्यूल कार ज़्यादा बनाए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड कार्स बनाए। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। So this is how you have to consider the opportunity cost. सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, और सेकंड इकोनॉमिक एजेंट है वो हमारे पास कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो एक कंज्यूमर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा होता है। अब जब वो कंज्यूम करता है तो कंजम्पशन के लिए उसे करना पड़ता है खर्चा। अब लेट सपोज मैं जाता हूँ मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जाके कहता हूँ कि भाई मुझे स्टेशनरी शॉप पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे एक हाइलाइटर चाहिए ऑफ दिस नियॉन ग्रीन कलर। अब वो नियॉन ग्रीन कलर का हाइलाइटर मुझे चाहिए, मैं उनके पास चला गया। अब उनके पास मैं जैसे ही गया तो उसने कहा कि भाई ये हाइलाइटर जो है वो 50 रुपीज़ का है। तो मैंने 50 रुपीज़ स्पेंड करे, बीइंग अ कंज्यूमर मेरा खर्चा हुआ, मैंने 50 रुपीज़ स्पेंड किए एंड देन आई गॉट दिस पर्टिकुलर हाइलाइटर। तो स्पेंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर खर्चा करता है इन ऑर्डर टू गेट द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक चीज़ मुझे बताएं कि कंज्यूमर जब खर्चा कर रहा होता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो यहाँ पे वो किस चीज़ को खर्च कर रहा होता है? वो अपने पैसे को, वो अपने फाइनेंस को खर्च कर रहा होता है। और जो फाइनेंस है और जो मनी है दैट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, वो हमारे पास है लिमिटेड। तो जब लिमिटेड है तो अगेन वी हैव टू मेक अ चॉइस। और जब हम चूज़ करेंगे तो यहाँ पे कि एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करेंगे, दूसरी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरगो करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक बंदा है सोनू, एंड ही हैज़ टू ऑप्शंस, आइदर ही कैन कंज्यूम केएफसी और ही कैन कंज्यूम मैकडॉनल्ड्स। सर क्यों? क्योंकि सोनू हैज़ 1000 रुपीज़। तो अगर यहाँ पे सोनू ने केएफसी को चूज कर लिया तो दिस मैकडोनल्ड इज गोइंग टू बिकम एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि उसके पास 1000 रुपए हैं, दोनों चीज़ों को वो कंज्यूम या अवेल नहीं कर सकता। नाउ ही हैज़ टू मेक अ चॉइस। So this is how consumer considers an opportunity cost when he is making a choice regarding the consumption of goods and services. जैसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल थी, इट्स एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर, कि सोनू के पास दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन उसके पास आईफोन था, दूसरा ऑप्शन उसके पास PS5 था। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ द कंजम्पशन, आइदर ही कैन कंज्यूम आईफोन अगेंस्ट $1000 और ही कैन गेट PS4 और PS5 एंड अगेंस्ट द $1000। तो कंज्यूमर कंसिडर्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट व्हेन दे आर स्पेंडिंग, जब वो खर्चा कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम दे मेक अ चॉइस। गवर्नमेंट। अब सर गवर्नमेंट कब कंसिडर करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आ जाए। गवर्नमेंट कंसिडर करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब सर व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग है क्या हमारे पास? देखिए,
गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस पे करते हैं, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स। मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, बिजनेसेस कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, जर्नल सेल्स टैक्स होते हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर पेड टू द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे किए जाते हैं तो बहुत सारी एक अमाउंट होती है, एंड दैट अमाउंट गोज इन अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब से ये जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बाहर चले आना पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के अंदर तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है गवर्नमेंट खर्चा करी किसके ऊपर, अपने ऊपर वापसी। नॉट ऑन दी वेलफेयर, नॉट ऑन दी पब्लिक। लेकिन बाहर की इकोनॉमी के अंदर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है ऑन दी पब्लिक। अब पाकिस्तान के अंदर भी होता है, दूसरी कंट्रीज में भी होता है कि आप जब टैक्सेस पे करते हैं उससे बनाया जाता है पूरा बजट ऑफ द ईयर। दैट बजट, उसके अंदर नहीं, हम देखते हैं जून के मंथ के अंदर बजट आता है, तो बजट के अंदर हम इतने पैसे खर्च करेंगे ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हमारे पास डिफेंस, इन सब के ऊपर खर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग किसके पैसों से हो रही होती है, लोगों के पैसों से, टैक्सेस से। और ये जो टैक्सेस हैं क्या वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? टैक्सेस अगेन हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट नीड्स टू मेक अ चॉइस कि कितना पैसा किस एरिया पे खर्चा करें। अब लेट्स सपोज यहाँ पे टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास गवर्नमेंट है और उसके पास दो ऑप्शन है कि आइदर दे कैन कंस्ट्रक्ट अ पब्लिक hospital or they can construct or build a public park. अब लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल चूज कर लिया, सो दिस पब्लिक पार्क इज गोइंग टू बिकम एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर इस केस के अंदर प्रोड्यूसर ने होटल क्यों बनाया, कॉलेज क्यों नहीं बनाया? सर कंज्यूमर ने केएफसी सोनू ने क्यों कंज्यूम किया, मैकडॉनल्ड्स क्यों कंज्यूम नहीं किया उसने? सर गवर्नमेंट में स्पेंडिंग में क्यों गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉस्पिटल बनाया और पब्लिक पार्क नहीं बनाया? सवाल यहाँ पे ये आ जाए। सर प्रोड्यूसर ने यहाँ पे इस केस के अंदर व्हाई द प्रोड्यूसर चूज टू कंस्ट्रक्ट द होटल देन द कॉलेज। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर हमेशा देखता है किसको, प्रॉफिट को। Profit is one of the primary objective of the private sector businesses. जितने भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस होते हैं उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज दे मेक द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दे मेक द प्राइवेट रिसोर्सेज को अवेल कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो अगेंस्ट द रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट दे सीक एंड दे वांट प्रॉफिट। तो मैंने एग्जांपल अभी दी थी कोविड वाली, वो यही थी ना कि ड्यूरिंग द कोविड बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, दे शिफ्टेड द रिसोर्सेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्क एंड इन द सैनिटाइजर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा थी। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो यू कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एट दैट टाइम। तो आपको प्रॉफिट इसमें, तो यहाँ पे इस प्रोड्यूसर ने कैलकुलेशन की और उसको पता चला कि होटल के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ऑलवेज कंसिडर्स द प्रॉफिट अगेंस्ट व्हेन ही इज मेकिंग अ चॉइसेस। कंज्यूमर हमेशा किस चीज को देखता है? कंज्यूमर देखता है सेटिस्फैक्शन लेवल को। अब लेट सपोज ये जो सोनू है इसको सेटिस्फैक्शन मिलती है या इसकी प्रेफरेंस है या केएफसी इसका फेवरेट है, तो इसकी वजह से ही लाइक्स टू स्पेंड ऑन केएफसी। अगर मोनू होता तो शायद वो केएफसी की जगह मैकडॉनल्ड्स को कंज्यूम करता और केएफसी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती। सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन कंज्यूमर कंसिडर्स द सेटिस्फैक्शन लेवल कि उसको स्पेंडिंग के अगेंस्ट सेटिस्फैक्शन किस चीज़ में मिल रही है। और गवर्नमेंट हमेशा एक ही चीज़ को देखती है, दैट इज़ नोन एज द नीड। अब इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिक पार्क्स हैं। The government is providing enough or the sufficient amount of entertainment through public parks, लेकिन उस इकोनॉमी के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। तो नाउ देर इज़ अ नीड टू स्पेंड ऑन द हेल्थ केयर एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल रादर देन पब्लिक पार्क। तो गवर्नमेंट देखती है जिस चीज़ की नीड है।
डिफेंस को इम्प्रूव करने की नीड है तो वहाँ पे टैक्सेस को स्पेंड करेगी, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की नीड है तो वहाँ पे स्पेंड करेगी, एजुकेशन को। तो जिस चीज़ की नीड होगी इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू एलोकेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. So this is how opportunity cost varies with the producer, consumer, and the government. So guys, this concept of opportunity cost and how it varies with the economic agent, and we are done with the producer, consumer, and the government. Now in the next class, we are going to start with the concept of risk and revenue. So see you all in the next class.